नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। लद्दाख के गोगरा और हॉट स्प्रिंग से भारत और चीन के जवानों की वापसी हुई तेज। 12 सितंबर तक दोनों देशों के जवान करेंगे वापसी। भारत के बाद चीन ने भी की अपने जवानों को वापस बुलाने की पुष्टि। बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच पहली चुनावी लड़ाई का मैदान तैयार। राज्य चुनाव आयोग ने 261 नगर निकायों में चुनाव कराने के लिए तारीखों का किया ऐलान। 2 चरणों में 10 और 20 अक्टूबर को वोटिंग, 12 और 22 अक्टूबर को परिणाम। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए सरकार ने बढ़ाए कदम। पोर्टल लॉन्च कर मांगे सुझाव। सरकार यूसीसी को लागू करने का पहले ही कर चुकी है ऐलान। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 105 अंकों की तेजी के साथ 59,793 अंकों पर हुआ बंद। निफ्टी 35 अंकों की तेजी के साथ 17,833 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, जो जुड़ी है कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर लग रहे कयासों से, जिसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने इशारों में जवाब दिया है। तो कांग्रेस अध्यक्ष की दावेदारी को लेकर क्या बोले राहुल गांधी, इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। इसके साथ ही गुजरात में सत्ताधारी बीजेपी की मेहनत पर पानी फेरने के लिए कांग्रेस ने शानदार प्लान तैयार किया है। तो क्या है कांग्रेस का प्लान, इस पर भी होगी बात। तो वहीं जानेंगे कि पीएम मोदी को निशाने पर लेकर क्या बोल गए मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, और बिल्किस बानो मामले में सुनवाई के दौरान क्या बोला सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा महाराष्ट्र में अब कैसे शिंदे को ही कमजोर करने में लगी है बीजेपी। इन बड़ी खबरों के अलावा और भी कुछ खबरों पर करेंगे बात, लेकिन फिलहाल शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। तो दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे यात्रा बढ़ रही है कांग्रेस मजबूत होती नजर आ रही है। इसी यात्रा के बीच आज सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बीजेपी आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर इशारों में बड़ा संकेत दिया। तो क्या बोल गए राहुल, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव का ऐलान हो चुका है, तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से अपनी पदयात्रा भी शुरू कर दी है। ऐसे में लगातार सवाल उठ रहे हैं कि पदयात्रा से कांग्रेस को कितना लाभ होगा और क्या राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे या फिर उनकी जगह कोई और कांग्रेस की कमान संभालेगा। आज राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के तीसरे दिन पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने इन सभी सवालों के जवाब देने के साथ संघ और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जब होगा तो साफ हो जाएगा कि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष बनूंगा या नहीं। अगर मैं अध्यक्ष नहीं बनता हूं तो फिर सवाल पूछ लेना, मैं जवाब दूंगा, लेकिन कृपया तब तक इंतजार कीजिए। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से तय कर लिया है कि मैं क्या करूंगा, मेरे मन में कोई भ्रम नहीं है। साफ है कि राहुल गांधी ने संकेत दे दिया है कि वो अध्यक्ष बनने से इनकार नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया 22 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक चलेगी और साफ है कि अगर राहुल गांधी ने नामांकन किया तो फिर उनका जीतना भी तय है, क्योंकि पार्टी के अधिकांश नेता लगातार उनसे अध्यक्ष पद की कुर्सी संभालने की गुहार लगा रहे हैं। इसके अलावा राहुल ने बीजेपी और संघ की विचारधारा पर निशाना साधते हुए कहा कि 2000 सालों से 2 अलग अलग विचारों के बीच लड़ाई चल रही है और ये जारी रहेगी। भारत के 2 अलग अलग दृष्टिकोण हैं। एक दृष्टिकोण कठोर और नियंत्रित करने वाला है, जबकि दूसरा बहुतलवादी और खुले विचारों वाला है। विचारों की ये लड़ाई जारी रहेगी। बीजेपी ने इस देश के सभी संस्थानों को अपने नियंत्रण में ले लिया है और उनके माध्यम से दबाव डाल रहे हैं। हम अब एक राजनीतिक दल से नहीं लड़ रहे हैं, ये अब भारतीय राज्य की संरचना और विपक्ष के बीच की लड़ाई है। राहुल ने कहा कि आज बीजेपी ने देश में डर का माहौल बना दिया है। लोग परेशान हैं, लेकिन लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि बीजेपी उन्हें कहीं फंसा ना दे, लेकिन मैं लड़ूंगा। राहुल ने अध्यक्ष बनने के संकेत दिए और साथ ही बीजेपी आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जहां एक तरफ कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ लड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात में कांग्रेस ने राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है और गुजरात बंद का आह्वान किया है। गुजरात चुनाव का ऐलान होने में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी जोर शोर से प्रचार प्रसार करने में लगी है, लेकिन इसी बीच अब राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी ने बीजेपी की मेहनत पर पानी फेरने का प्लान तैयार कर लिया है और विपक्ष ने राज्य में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को जोर शोर से उठाने का ऐलान कर दिया है। दरअसल गुजरात कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में शनिवार यानी 10 सितंबर को राज्य में सांकेतिक बंद का आह्वान किया है। कांग्रेस ने ट्रेडर्स और अन्य व्यापारियों से सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक अपने शटर बंद करने की अपील की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने लोगों से महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ
अपना विरोध दर्ज कराने और संविदा कर्मियों को नियमित नौकरी दिलाने के लिए बंद में शामिल होने की अपील की। इसके साथ ही ठाकुर ने आरोप लगाया कि 4,36,663 योग्य युवा बेरोजगार हैं और 4,58,976 बेरोजगार युवा राज्य रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं, जबकि 4,50,000 सरकारी पद खाली हैं। सैकड़ों ग्राम पंचायतें ग्राम सेवक अधिकारियों के बिना काम कर रही हैं। सैकड़ों सरकारी पुस्तकालयों में नियमित स्टाफ नहीं है और 27,000 से अधिक शिक्षक पद खाली हैं। जगदीश ठाकुर ने महंगाई दर के बारे में बात करते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर की कीमत 1,060 रुपए, पेट्रोल की कीमत 95 रुपए और सीएनजी की कीमत 84 रुपए प्रति किलो हो गई है। इन सभी उत्पादों का आम जनता के जीवन पर बड़ा और गहरा प्रभाव पड़ा है। ठाकुर ने बंद का आह्वान करते हुए सभी जिला और नगर कांग्रेस समितियों और कार्यकर्ताओं को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बंद के आह्वान के कारण आपातकालीन सेवाएं बाधित न हो। जहां एक तरफ बीजेपी का पूरा फोकस चुनावों पर है, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से आम जनता के हित में बड़ा कदम उठाना बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। महंगाई बेरोजगारी पर गुजरात में कांग्रेस ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। चुनाव से पहले विपक्ष का ये वार बीजेपी को भारी पड़ सकता है। हालांकि बीजेपी सरकार सिर्फ विपक्ष के निशाने पर नहीं है, उसके अपने भी अब उसके खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। ऐसे में अब सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोलते हुए पीएम पर निशाना साधा। मेघालय के राज्यपाल और केंद्र की मोदी सरकार के बीच 36 का आंकड़ा रहता है, क्योंकि मलिक सरकार की आलोचना करने का कोई मौका नहीं छोड़ते और अब उन्होंने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किए जाने पर भी सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। दरअसल सत्यपाल मलिक ने कहा कि राजपथ का नाम बदलने की जरूरत नहीं थी, ये नाम कोई अंग्रेजों का दिया हुआ नहीं था। प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि वो हर तीसरे दिन उद्घाटन करते हैं, कुछ और नहीं रहा होगा तो राजपथ का नाम बदलकर उसका उद्घाटन कर दिया। इसके साथ ही मलिक ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। राहुल को लेकर मलिक का ये बयान उस समय आया है जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। ऐसे में विरोधियों की तरफ से तारीफ मिलना इस बात का संकेत है कि यात्रा कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होगी और कांग्रेस सही राह पर है। इसके अलावा कयास ये भी है कि बीजेपी से बढ़ रही तल्खियों के चलते कहीं मलिक कोई नई राह तलाशने के मूड में तो नहीं है। यानी कांग्रेस को मजबूत होता देख मलिक अपना झुकाव कांग्रेस की तरफ कर रहे हैं। इस बात की अटकलें उनके इस्तीफे की पेशकश से भी लगाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन से किसानों की लड़ाई शुरू हुई है उस दिन से इस्तीफा मेरी जेब में है। प्रधानमंत्री कह दे तो मैं 1 मिनट में इस्तीफा दे दूंगा। साफ है कि मलिक अब बीजेपी से आर पार की लड़ाई के मूड में है। इतना ही नहीं, मलिक ने केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमारी को लेकर भी मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर मैं प्रधानमंत्री से लड़ा तो यही वजह है कि मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ होता तो अब तक ईडी और इनकम टैक्स की टीम आ जाती। इसके अलावा सत्यपाल मलिक ने कहा कि किसानों और जवानों को बर्बाद करके कोई सरकार नहीं चली है, अब फौज को बर्बाद करने के लिए अग्निवीर योजना ले आए हैं। यानी मलिक के बयान बता रहे हैं कि बीजेपी अब अंदर से खोखली हो चुकी है। ऐसे में वो बीजेपी से दूरी बनाने का मन बना चुके हैं। सत्यपाल मलिक ने कहा कि अगर पीएम बोले तो आज इस्तीफा दे दूंगा। अब मेघालय के राज्यपाल के इस तरह के बयान आना मोदी सरकार की छवि के लिए हानिकारक हो सकता है, वैसे ही जैसे गुजरात सरकार के एक फैसले ने मोदी सरकार की छवि को खराब कर दिया है। और अब बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी गुजरात सरकार को नोटिस भेज दिया। देखिए ये रिपोर्ट। बिल्किस बानो को कब मिलेगा इंसाफ, ये सवाल आज हर किसी के जहन में है। बिल्किस का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। बिल्किस बानो मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अब गुजरात सरकार से दोषियों की रिहाई को लेकर दिए गए आदेश सहित कार्यवाही का पूरा रिकॉर्ड दाखिल करने को कहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से बिल्किस बानो से जुड़े सभी दस्तावेज पेश करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। बिल्किस बानो और उनके परिजनों के साथ 2002 में वारदात को अंजाम दिया गया था। इस मामले में 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। हालांकि 15 अगस्त 2022 को उन सभी गुनहगारों को रिहा कर दिया गया। इस मामले में दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उम्र कैद की सजा पाने वाले 11 दोषियों को अब रिहा कर दिया गया है। इस फैसले से पुलिस प्रशासन और गुजरात की बीजेपी सरकार सवालों के घेरे में है। दरअसल दोषियों को सजा की छूट के लिए उनके आवेदन को सरकार की छूट नीति के तहत अनुमति दे दी गई थी। इन दोषियों ने 15 साल से ज्यादा जेल की सजा काट ली थी, जिसके बाद उनमें से एक ने अपनी समय से पहले रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इन गुनहगारों की रिहाई को लेकर काफी विरोध किया जा रहा है और बिल्किस के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। सामाजिक कार्यकर्ताओं, इतिहासकारों सहित 6000 से ज्यादा लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में दोषियों की जल्द रिहाई को रद्द करने का आग्रह किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले
मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद करेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त को सुनवाई के दौरान 11 आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था। इसके साथ गुजरात सरकार को भी नोटिस जारी किया था। आज देश की सर्वोच्च अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए गुजरात सरकार को 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने और दस्तावेज देने को कहा है। विपक्ष का आरोप है कि नारी शक्ति और नारी सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करने वाली बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आरोप तो बीजेपी पर सहयोगियों को कमजोर करने का भी लगता है और ऐसा ही कुछ अब महाराष्ट्र में शिंदे के साथ होता नजर आ रहा है, क्योंकि शिंदे गुट के सहारे महाराष्ट्र की सत्ता में आई बीजेपी अब उसे ही खत्म करने में लग गई है। क्या है मामला, देखेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े उलटफेर के बाद फिर से बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को झटका देते हुए धोखे से राज्य की सत्ता हथिया ली थी। एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 40 विधायक, 10 निर्दलीय और 12 सांसद आए। इसके अलावा शिवसेना के कई पदाधिकारी भी शिंदे गुट में शामिल हुए। शिवसेना छोड़ने का सिलसिला अब भी जारी है। हालांकि अब इसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है। उद्धव का साथ छोड़ने वाले ज्यादातर नेता बेझिझक शिंदे गुट का दामन थाम रहे थे, लेकिन अब उन्हें भारतीय जनता पार्टी से भी कोई परहेज नहीं है। बीजेपी भी उनका खुले दिल से स्वागत कर रही है। हालांकि बीजेपी के इस कदम से शिंदे गुट के कई नेता नाराज हैं। हम बात कर रहे हैं अमरावती जिले के शिवसेना के उद्धव ठाकरे धड़े के मौजूदा जिलाध्यक्ष राजेश वानखेड़े की, जिन्होंने गुरुवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। उनके साथ अमरावती जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य और कुछ पूर्व नगर सेवक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले अमरावती में चंद्रशेखर बावनकुले के बयान को लेकर बीजेपी शिवसेना में विवाद बढ़ गया था। चंद्रशेखर बावनकुले ने हाल ही में ये भी संकेत दिया था कि सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा भी बीजेपी में शामिल होंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अमरावती से अगला सांसद और बडनेरा से अगला विधायक बीजेपी का होगा। शिंदे गुट में शामिल हुए शिवसेना नेता आनंद राव अडसुल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान से खफा हैं। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में गठबंधन बनाए रखना है तो बीजेपी को संयम से बोलना चाहिए। अमरावती बुल्ढाड़ा शिवसेना का निर्वाचन क्षेत्र है, इसलिए बीजेपी विधायक और बीजेपी सांसद का दावा करना गलत है। आनंद राव अडसुल ने कहा कि चंद्रशेखर बावनकुले को ये ध्यान रखना चाहिए कि सरकार में हम उनके साथ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो देवेंद्र फडणवीस से बावनकुले के बयान की शिकायत करेंगे। बीजेपी नेता के ये बयान और बीजेपी की राज्य में कार्यशैली ये साफ संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिन सीएम एकनाथ शिंदे पर भारी पड़ने वाले हैं। बागी नेता अब शिंदे का नहीं बल्कि बीजेपी का हाथ थाम रहे हैं। एक बार फिर बीजेपी ने अपने सहयोगी दल को ही कमजोर करने की कवायद तेज कर दी है। वैसे बीजेपी का तो काम ही है कभी सहयोगियों को तो कभी विरोधियों को कमजोर करना। जैसे इस वक्त बीजेपी का पूरा फोकस झारखंड की सत्ता पर है, हालांकि उसे सफलता मिलती नहीं दिख रही है। और अब क्योंकि राज्यपाल वापस लौट चुके हैं, ऐसे में जल्द ही हेमंत सोरेन की विधायकी पर बना संशय भी खत्म होने वाला है। क्या झारखंड में छिन जाएगी सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी? क्या सूबे में बदलेगा सीएम का चेहरा? ये सवाल लगातार सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं। वहीं जल्द ही इन सवालों के जवाब भी मिल सकते हैं, क्योंकि एक सप्ताह के दिल्ली दौरे पर आए राज्यपाल रमेश बैस वापस रांची लौट गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्यपाल के रांची लौटने के बाद भी उन्होंने अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया है, जबकि भारत निर्वाचन आयोग 25 अगस्त को ही राज्यपाल को अपना फैसला भेज चुका है। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से फैसला भेजने के बाद झारखंड में राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। हालांकि अभी तक निर्वाचन आयोग के फैसले की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि आयोग ने सीएम को विधायक के तौर पर अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की है, लेकिन अब फैसला राज्यपाल को करना है, जिनके निर्णय का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। वहीं इस संशय के बीच दिल्ली आने से पहले रमेश बैस ने 1 सितंबर को सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों को आश्वासन दिया था कि वो लाभ के पद मामले में मुख्यमंत्री की विधानसभा सदस्यता खत्म वाली निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर स्पष्ट करेंगे। अब राज्यपाल क्या फैसला लेते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी सियासी खेल को बिगाड़ने में जुटी है। बीजेपी ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि सीएम हेमंत सोरेन को कुर्सी छोड़नी ही होगी, वो सत्ता पर बने नहीं रह सकते। अब बीजेपी तो लगातार कुर्सी की तरफ टकटकी लगाए देख रही है, मगर जेएमएम भी पीछे नहीं है। पार्टी ने दावा किया कि फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा। अब राजनीतिक दल तो अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि झारखंड में सियासत क्या करवट लेती है। और बुलेटिन के आखिर में बात वर्शिप एक्ट को लेकर कोर्ट के रुख की। पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं को मंजूर कर लिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने इन याचिकाओं पर इसी साल 11 अक्टूबर से सुनवाई करने का फैसला लिया है। 3 जजों की बेंच इस अहम मसले की सुनवाई करेगी। देखते हैं ये रिपोर्ट। पूजा स्थल अधिनियम को देश की संसद ने 18 सितंबर 1991 को पारित किया था
और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद उसी साल यानी 1991 में इस कानून को लागू कर दिया गया। ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी और धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। ज्ञानवापी मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले की सुनवाई में इस अधिनियम का कई बार जिक्र हुआ है। अब इसी एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यानी उपासना स्थल अधिनियम के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सीजेआई ने केंद्र सरकार से सवाल किया और पूछा कि आपको नोटिस बहुत पहले जारी किया जा चुका है, आप जवाब दाखिल करना चाहते हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं को मंजूर कर लिया है। अदालत ने इन अर्जियों पर 11 अक्टूबर से सुनवाई करने का फैसला लिया है। 3 जजों की बेंच इस अहम मामले की सुनवाई करेगी। अदालत की ओर से इन याचिकाओं को लेकर नोटिस भी जारी किया गया है। अर्जी दाखिल करने वाले एक याचिकाकर्ता ने काशी और मथुरा की अदालतों ने इसी अधिनियम का जिक्र करते हुए फैसले सुनाए हैं। हालांकि चीफ जस्टिस यूयू ललित ने कहा कि शीर्ष अदालत काशी और मथुरा की अदालतों की ओर से जारी सुनवाई पर रोक नहीं लगाएगी। उन्होंने कहा कि जिला अदालतों में चल रही सुनवाइयों को जारी रखा जाए। याचिका की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले में अब केंद्र सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है। यही नहीं, सॉलिसिटर जनरल ने इस मामले में जवाब देने के लिए और ज्यादा वक्त की मांग की है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्तों का वक्त दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 11 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।